नमस्कार, बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं ईशा चौहान। तो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। केरल की अलीपुजा अदालत ने आरएसएस के खिलाफ फैसला सुनाया। पीएफआई पर कार्यकर्ता और बीजेपी रणजीत श्रीनिवास की हत्या का आरोप लगा है। सभी 15 मजदूरों को मौत की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 19 दिसंबर 2021 को पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े लोगों द्वारा रणजीत श्रीनिवास पर उनके परिवार के सामने उनके घर पर बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पीएफआई कार्यकर्ता केएस खान की हत्या के एक दिन बाद रणजीत श्रीनिवास की हत्या कर दी गई। केएस खान की 18 दिसंबर रात को एक गिरोह ने हत्या कर दी थी। घटना के वक्त वह घर लौट रहे थे और इस हत्या के एक दिन बाद 19 दिसंबर को रंजीत की हत्या कर दी गई, जो कि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो हमारे देश के लिए मर गए हैं। उनका बलिदान हम लोगों की सेवा करने और अपने देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर से पिछले करीब 40 घंटे से लोकलाज त्याग कर लापता हैं और चेहरे छिपाकर भाग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के लोगों से अपील है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर से पिछले करीब 40 घंटे से लोकलाज त्याग कर लापता हैं और चेहरा छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। ईडी की टीम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है, लेकिन बीते 24 घंटे से हेमंत सोरेन कहां पर है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में विपक्षी भाजपा ने हेमंत सोरेन और सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा है। भाजपा ने हेमंत सोरेन को भगोड़ा करार दिया है और आरोप लगाया है कि सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। झारखंड भाजपा ने प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को तलाशने पर 11,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। मरांडी ने कहा कि झारखंड के लोगों से अपील है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर से पिछले करीब 40 घंटे से लोकलाज त्याग कर लापता है। यह न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। जो कोई भी बिना विलंब हमारे होनहार मुख्यमंत्री को सकुशल खोज कर लाएगा, उसे मेरी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर ने जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव से पहले आया यह रिजल्ट इंडिया गठबंधन के लिए झटका माना जा रहा है। मनोज कुमार को 16 वोट मिले, वहीं आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने 12 वोट हासिल किए, वहीं 8 वोट कैंसिल कर दिया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव हुआ है। इसमें सभी दलों के राष्ट्रीय नेता इस चुनाव पर अपनी नजर रखे हुए थे। भाजपा के मनोज को 16 वोट और आपके कुलदीप 12 वोट मिले हैं, बाकी वोट रद्द कर दिए गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। गठबंधन का मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा के साथ था। आपने रिजल्ट को लेकर बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए हैं। आपके पार्षद कमलप्रीत ने बातचीत करते हुए कहा कि वोटों को कैंसिल किया गया है, यह एक धोखा है। 8 वोट कैंसिल किए गए हैं। वहीं एक अन्य पार्षद ने कहा कि बड़ी धांधली हुई है, ऐसे होगा तो हर जगह बीजेपी ही जीतेगी। 8 वोट कैंसिल कर दिया गया, ये काला दिन है।
ईडी की टीम झारखंड में जमीन घोटाले में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंची। ईडी ने बंगले से नकदी के साथ ही एक हरियाणा नंबर की BMW कार और कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बता दें कि ईडी ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को मौके पर नहीं मिले, लेकिन ईडी की टीम ने भारी मात्रा में बंगले से नकदी बरामद की। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपए नगद बरामद किए गए, साथ ही 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई हैं। ईडी ने दक्षिणी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के बंगले पर छापेमारी की और ईडी की टीम करीब 13 घंटे तक बंगले में मौजूद रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया है कि वह बुधवार को रांची स्थित आवास पर मिलेंगे। चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर सेक्टर 53 और 54 की विभाजित सड़क पर बनी फर्नीचर मार्केट में मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे भयंकर आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग से लगभग आधा दर्जन दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग सेक्टर 54 की तरफ बनी दुकानों में लगी। यह घटना की जानकारी पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक आग में किसी की जान हानि नहीं हुई है, मगर काफी मात्रा में फर्नीचर जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड के अलावा स्थानीय पुलिस बल भी यहां पहुंच गया और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इस फर्नीचर मार्केट में इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा तगड़ा झटका। मंगलवार 30 जनवरी को उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान पीटीआई के संस्थापक के खिलाफ यह एक्शन साइफर केस में हुआ है। स्थानीय अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के अलावा मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी को भी इस केस में इतने ही साल की सजा सुनाई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गठित स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह फैसला दिया है। पड़ोसी मुल्क में यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर देखने को मिला है जब वहां 8 फरवरी 2024 को आम चुनाव होने वाले हैं। इमरान खान का दल इस चुनाव में ढेर सारी चुनौतियों के बीच ताल जरूर ठोक रहा है। रोचक बात यह है कि उसके पास फिलहाल चुनावी चिन्ह तक नहीं है। दरअसल साइफर केस एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट से जुड़ा मामला है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में आरोप है कि उसे इमरान खान की ओर से कभी लौटाया ही नहीं गया था, जबकि पीटीआई का लंबे समय से कहना था कि उस दस्तावेज में अमेरिका की ओर से धमकी थी कि इमरान खान को वहां के पीएम के नाते बेदखल कर दिया जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स ने एक नया 5G इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जियो ब्रेन लॉन्च किया है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जियो ब्रेन क्या है और ये कैसे काम करता है। जियो ब्रेन सभी तरह के उद्योगों और व्यवसायों को एक इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। जियो ब्रेन प्लेटफॉर्म्स आसानी से कंपनियों के मौजूदा नेटवर्क से जुड़कर काम करने की काबिलियत रखता है। इसके इस्तेमाल के लिए कंपनियों को अपने मौजूदा नेटवर्क को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी टेलीकॉम नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क और आईटी नेटवर्क को इनके लिए जियो ब्रेन सभी तरह नेटवर्क से जुड़कर काम कर सकता है। कंपनी का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस यह इनोवेटिव प्लेटफॉर्म सैकड़ों इंजीनियरों को प्रयासों और 2 वर्षों के अनुसंधान के बाद विकसित हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो आप लोग कहेंगे एलॉन मस्क। जी नहीं। नमस्कार, मैं ईशा चौहान स्वागत करती हूँ BTV देख रहे सभी दर्शकों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर टेस्ला के हेड एलॉन मस्क के बारे में।
एलॉन मस्क के पास दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति की पोजीशन अब नहीं रही। लग्जरी गुड्स बनाने वाले मोइट हैंसी लुई विटॉन के चेयरमैन और सीईओ बेर्नार्ड अर्नॉल्ट ने मस्क को पीछे छोड़कर यह खिताब हासिल किया है। फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार पिछले सप्ताह अर्नॉल्ट और उनकी फैमिली के नेटवर्थ 23.6 अरब डॉलर बढ़कर 207.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। मस्क को 18 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है और उनकी नेटवर्थ घटकर 204.7 अरब डॉलर रह गई है। हालांकि बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में मस्क की दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति की पोजीशन अभी बरकरार है। इस इंडेक्स के अनुसार मस्क की नेटवर्थ 199 अरब डॉलर की है और इसके बाद बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस लगभग 184 अरब डॉलर के साथ हैं। इस लिस्ट में बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने 183 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले सप्ताह मस्क की इस वर्ष सेल्स कमजोर रहने की चेतावनी के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में जोरदार गिरावट आई थी। इससे टेस्ला की मार्केट वैल्यू लगभग 80 अरब डॉलर घट गई थी। कंपनी के इन्वेस्टर्स को डिमांड कमजोर रहने और चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनियों से टेस्ला को कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है। मस्क ने कहा था कि टेस्ला एक कम प्राइस वाली इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस इलेक्ट्रिक कार को अमेरिका के टेक्सास में कंपनी की फैक्ट्री में अगले वर्ष की दूसरी छमाही में बनाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाने में मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। पिछले एक वर्ष से अधिक से ईवी इंडस्ट्री डिमांड धीमी होने से जूझ रही है। टेस्ला अगर प्राइसेस में कटौती करती है तो इससे इस सेगमेंट के स्टार्टअप्स और फोर्ड जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों पर प्रेशर बढ़ेगा। मस्क का मानना है कि अगर चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनियों पर ट्रेड से जुड़ी बंदिशें नहीं लगाई गई तो वो ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए खतरा बन सकती हैं। टेस्ला को चीन की BYD से कड़ी टक्कर मिल रही है। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की फंडिंग वाली BYD अपनी कम प्राइस वाली इलेक्ट्रिक कारों के दम पर पिछले तिमाही में टेस्ला को पीछे छोड़कर ईवी की बिक्री करने वाली कंपनी बन गई है। दिल्ली समेत NCR में मंगलवार की सुबह घने कोहरे के साथ शुरू हुई। कोहरे की वजह से NCR का यातायात भी बहुत प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कोहरे के अलावा ठंड और प्रदूषण का कहर जारी है। जहां दिल्ली समेत पूरा NCR मंगलवार सुबह कोहरे की मोटी परत से ढका नजर आया, वहीं जमीन से लेकर आसमान तक कोहरे की वजह से रफ्तार थम गई है। ट्रेनों से लेकर गाड़ियों और उड़ानों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। यात्री खराब मौसम की वजह से बहुत परेशान हैं। दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में भी कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। बीते सोमवार को दक्षिण पूर्व दिशाओं से चली हवा व दिन में खिली धूप से पारा बढ़ गया है। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक जेनिन अस्पताल में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ के इजरायली सैनिकों का कहना है कि यह लोग आतंकवादी हमले की योजना बना रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कमांडो ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन अस्पताल में 3 लोगों को यह कहते हुए मार गिराया कि वह आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। ये कमांडो मेडिकल स्टाफ और नागरिकों के वेश में अस्पताल में घुस गए थे। पुलिस और सेना का कहना है कि इनमें से 2 लोग हालिया हिंसा की घटनाओं में शामिल थे। वहीं मामले में हमास का कहना है कि अस्पताल में हत्याएं गाजा के जेनिन तक हमारे लोगों के खिलाफ कब्जे के चल रहे अपराधों की निरंतरता है।
ऑनलाइन प्रसारित सीसीटीवी में लगभग 1 दर्जन गुप्त सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 3 महिलाओं के कपड़े पहने हुए और 2 मेडिकल स्टाफ के रूप में कपड़े पहने हुए हैं और ये लोग जेनिन में अस्पताल के गलियारे से राइफलों के साथ गुजर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।